किसने वह पिस्तौल रखी थी, किसने लोहा चोरी किया था, वह आपके व्यापारी नेता थे या नहीं थे। जनता पार्टी में अगर लोग आते हैं तो कैसे आप उनको लोगे? क्योंकि आप देखा जाए तो आप ओमी कलानी के ऊपर 307 का केस है, मनोज लासी पे 307 का केस है, कमलेश निकम पे भी हाल ही 306 का केस है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी जी के साथ। प्रदीप जी भी हाल ही में आपके मंत्री साहब आए थे शहर के अंदर, उल्लासनगर शहर के अंदर, तो उस टाइम पर एक कार्यक्रम किया गया था टाउन हॉल के अंदर, और उस टाउन हॉल में कहा गया था ये तो ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। तो क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, जब कभी भी किसी ने ये कहा होगा तो इसका अर्थ यह है कि यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसका अर्थ है कि जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी उसमें से भारतीय जनता पार्टी का जिन बाहर आएगा। अच्छा। और बहुत सारे व्यापारी वर्ग और जितने भी हमारे बाकी सभी वर्ग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे, और उस वक्त पूरी पिक्चर दिखेगी कि भाई हम किस स्थिति में हैं। कल जो कार्यक्रम था वो ट्रेलर था या पिक्चर था? देखिए, कल का जो कार्यक्रम था वह भारतीय जनता पार्टी की व्यापारी इकाई द्वारा कार्यकारिणी की घोषणा थी। उसमें करीबन 130-140 लोग जो विशुद्ध रूप से अपने आप पदाधिकारी बनने वाले थे या कार्यकारिणी सदस्य बनने वाले थे, मंडल अध्यक्ष बनने वाले थे, हर कैंप के विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले थे। ये व्यापारी का जो संगठनात्मक, जो अपनी भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है उसके अनुरूप वह काम था, जिसमें केवल वही लोग अपेक्षित थे जिनको वह पद मिलने वाला था। इसीलिए यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। जिस तरह से लोग इसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके पास और कुछ काम नहीं है, वो अपने घर में नहीं देखते हैं और बाकी में देखना, ये करना, टीका टिप्पणी करना, इससे हमारे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने ये कहा कि ये तो एक हवा था और वो फुस गया। साथ ही साथ में ये भी कहा कि 6 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में हैं। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, जब पीड़ा होती है तो आवाज़ निकलती है। अब देख रहे हैं कि किस तरह से उनके पैर की जो ज़मीन की जो रेत है वो खिसकती जा रही है। धीरे धीरे जिस तरह का आपराधिक साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया था उसकी नींव हिलने लगी है। तो ये बौखलाहट में हमारे को कुछ भी बोलेंगे तो उसका उत्तर क्या देंगे? वो जब कह रहे थे कि हमारे जो व्यापारी संगठन के लोग हैं जिनमें उन्होंने नाम लिया, अब एक नाम उसमें ऐसा है जो व्यापारी है या वो अपना आईडीआई कंपनी में अभी एक बहुत बड़ा वहाँ पे लोहे की चोरी हुई है, उसका सूत्रधार क्या वह व्यक्ति है? हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। इसीलिए ये जो कमलेश निकम हैं चुप रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर ज़्यादा बात करेंगे तो मुंह की खाएंगे। दूसरी बात, जो मोती दुसेजा है उसके यहाँ पर पिस्तौल रखी। अजीत भाटिया और कमलेश निकम के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है आपके हिसाब से? उसके बाद मेरे को दूसरी बार एसडीओ ऑफिस में मिला कमलेश निकम। उसने बोला कि मेरा आपके 9 मीटरों में 2 मीटर में मैं उसका पार्टनर हूँ। उसमें कौन आपके कॉलोनी का सदस्य था?
हमें इन सारी चीज़ों में हमें लोगों का काम करने दीजिए। आप इस तरह से हमें ऐसी बातें करके आपके जो आपराधिक छवि है उसमें हम अपना समय नहीं गंवाना चाहते, लेकिन आप मजबूर करोगे तो हम इस मुद्दे को इतना उछालेंगे कि किसने वह पिस्तौल रखी थी, किसने लोहा चोरी किया था, वह आपके व्यापारी नेता थे या नहीं थे, इन सारी बातों का खुलासा जब मेरे पास प्रमाण है जब करूँगा तब फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसीलिए मैं विनंती करता हूं कि आप एक हद में बात करें, आपकी जितनी तनख्वाह है उतना ही बात करें, ज़्यादा बात न करें तो बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि जो ये कहते हैं कि अपना हमारा जो कार्यक्रम था इसमें एक हमारे सम्माननीय एक हमारे महासचिव हैं, उनके प्रति वह कह रहे थे कि भाई स्वयं घोषित उनसे पूछिए, जब तक जो कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ पर होता है वो जब हमारे पास आता है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा नानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र चौहान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा नानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो यहाँ गद्दार हो जाता है, या चोर हो जाता है, या हफ्तेखोर हो जाता है, आपके पास नहीं होता, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या आप अपने आप में यह मान्य करते हो कि आपके पास चोरों की बारात है और अपराध गुंडों की बारात है, उसी से आप चलते हो। देखिए, मैं ना पिछले 4 महीने से मैं इस शहर का अध्यक्ष बना हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है कि हमारा व्यापारी वर्ग, हमारे समाज के लोग, सारे लोग इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं, उनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है। जब किसी का कोई भी किसी समस्या बनती है तो ये बंगले के लोग उसको एक मौका समझते हैं, अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और उस व्यक्ति को गुंडों की तरह से दबा के और उस गरीब व्यापारी का खून चूसते हैं। या किसी का भी समय समय पर जहाँ पर देखा गया है कि कहीं न कहीं कोई अपने इसमें रिलेशन में, रिश्तों में अगर कोई झगड़ा है, उस झगड़े में घुसकर उसमें घुसकर उनको आपस में लड़ाकर, इस तरह का काम पिछले कई दिनों से शहर में हो रहा है। इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है लेकिन बुरे फंसे हैं। तो जब कभी भी अपने पेशे में, राजनीतिक का पेशा सेवा करने का होता है, और डॉक्टर का पेशा भी होता है सेवा करने का, वकील का पेशा भी होता है कि सेवा करने का, लेकिन जब ये लोग ठान लेते हैं राजनीति में व्यापार करना है और पैसों को ही सबसे बड़ा मानना है, तो उल्लासनगर के शहर जैसी स्थिति बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठाया है। कोई भी गरीब हो, कोई भी दबा कुचला व्यक्ति हो, उसको हम न्याय दिलाएंगे। यह न्याय प्रदीप रामचंद्रनी नहीं दिलाएगा, भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाएगी, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत मंत्री रविंद्र चौहान दिलाएगा। मैं आपसे, आपके इस चैनल के माध्यम से सारी जनता को बोलता हूं कि बिना भय के व्यापार करें, किसी भी तरह, किसी भी गुंडे, किसी बदमाश से डरे न और काम करें। लेकिन जैसे जैसे मैं घुस रहा हूं, मैं धीरे धीरे इस कोशिश में हूं कि इस शहर से भय समाप्त कर दें। जो सालों से इन्होंने आतंक दमाया था उसको समाप्त करें, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में हवा है शहर के अंदर के फिर से एक और बार कालानी गट भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर सकता है। ऐसे शहर में हवा एक निजी चैनल में भी चला था, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? अब देखिए, कालानी का क्या है, कालानी परिवार जो है वह भारतीय जनता पार्टी में आएगा, ऐसा अध्यक्ष होने के नाते मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा सुना कि कुछ गुप्त मीटिंगें भी हुई है टीटवाला परिसर के अंदर, ऐसे कुछ? बिल्कुल भी कोई भी हमसे बात नहीं हुई है। हाँ, बशर्ते ऐसा हो सकता है कि वो शिवसेना शिंदे गुट में जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यह समझते हैं कि अगर शिंदे गुट में चले गए
तो उनको जो उनका जो एक सपना है कि एक बार फिर से उनके घर का विधायक बने, क्योंकि वह किसी और कार्यकर्ता को बनाते नहीं हैं, ये तो परिवार की गुलामी है। जो भी कुछ बनेगा कालानी बनेगा, महापौर भी कालानी बनेगा, विधायक भी कालानी बनेगा, स्थायी समिति का अध्यक्ष भी कालानी परिवार का बनेगा, बाकी तो सभी गुलाम रहते हैं। तो इनके मन में यह है कि अगर शिंदे गुट में चले गए तो हमको विधायक की टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि सिटिंग जो एमएलए है वो बीजेपी का है। अगर अजीत पवार गुट में चले गए तो भी हमको विधायकी नहीं मिलेगी, क्योंकि सिटिंग जो है वो भाजपा का है। तो इसके लिए ये लोग पेशोपेश में हैं, वह निर्णय नहीं ले पाते हैं किधर जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो विधायकी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के उनके लिए दरवाजे हमारे हिसाब से बंद है। लेकिन क्या है, राजनीति कब कहाँ से कैसे करवट लेती है उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है और होनी भी नहीं चाहिए। समझो भी जैसे आपने कहा कि भाई समीकरण अगर बन के आते हैं, कालानी गठ अगर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होता है, एक समीकरण बनते, हर एक राजनीति में 2017 में एक समीकरण बना था जिसमें कालानी गठ को भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। तो जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर लोग आते हैं तो कैसे आप उनको लोगे? क्योंकि आप देखा जाए तो आप ओमी कालानी के ऊपर 307 का केस है, मनोज लासी पे 307 का केस है, कमलेश निकम पे भी हाल ही 306 का केस है, और ऐसे काफ़ी उनके जो नेता है उन पे सब पे केसेस है। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी इनके साथ में इस टाइम, जैसे 2017 में जैसे एक समीकरण बनाया, अब ये टाइम का समीकरण बनाओगे आप? इन चीज़ों का उत्तर देना ठीक नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं ही नहीं। अभी तक हमारे किसी भी तरह से कोई भी हमारे एजेंडा में ये चीज़ है नहीं, ये होगा ये होगा, इसका उत्तर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। यानी आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, ऐसे समझ में आ रही है। ये तो बिल्कुल सही बात है। और आपको पता होगा, ओमी कालानी हो या आदरणीय पप्पू कालानी हो, उनको कौन सी पार्टी ने लिया है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कहाँ है ओमी कालानी, कहाँ है पप्पू कालानी? तो ये देखिए, एक सिस्टम के हिसाब से जिनके ऊपर गुनाह होते हैं उनको पार्टी में नहीं लिया जाता है। जाते थे आखिरी सवाल, पिछले बार भी आपने हमारे चैनल पे कहा था, ध्यान रखना कमलेश निकम जी, हमारे गृह मंत्री के ऊपर अगर लक्ष्य करने का प्रयास किया तो आप कितने बड़े अपराधी हो और खुले घूम रहे हो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भी आप ये कर चुके हो, जिसको आपको पता है क्या हुआ था। कि कमलेश निकम के ऊपर तंज का साधा कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब फिर से उन्होंने कहा है, तो क्या आने वाले दिनों में कमलेश निकम फिर से जेल जा सकता है? देखिए, जेल में जाना या जेल में रहना सत्ता आपकी है। ये हम कभी किसी को जेल में नहीं डालते। ये कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा। अगर वह फिर से अपराध की छवि में जाएगा और ऐसे काम करेगा जिसके वजह से, देखिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी बंदा किसी को जेल में डालने के लिए कभी नहीं कहता। आपको मैंने पहले भी कहा था, पप्पू कालानी अगर अपने जीवन में 17 वर्ष जेल में रहे तो तब रहे जब उन सत्ता कांग्रेस की थी। हाँ। तो इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस ने उनको डलवाया, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको डलवाया। तो देखिए, ये कहना जिसकी सत्ता रहती है वह जेल में डलाता है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आरोपियों को डालना चाहिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी अपराध इस शहर में करेगा और पता पड़ेगा कि यह अपराध इस व्यक्ति ने किया है, तो उसके लिए संघर्ष करके उसको जेल में अवश्य डालेंगे। और हमारा ये बिल्कुल संकल्प है कि अपराध मुक्त शहर होना चाहिए। पिछली बार भी जब आपको पता है कि लासी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई यहाँ पर खासदार आते हैं, खाली मुहूर्त करते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने आपके चैनल पे उनको चैलेंज किया था कि आप इसका जवाब दें कि आप खासदार के विरुद्ध बोल रहे हैं क्या, लेकिन आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज फिर कमलेश निकम जो प्रवक्ता है उनको मैं कह रहा हूं कि आप इसका जवाब दें। जो आपका व्यापारी है वह व्यापारी सचमुच में आईडीआई कंपनी के लोहे का चोरी में वह फंसा हुआ है या नहीं? मोती दुस्सेजा के इसमें आपका कौन सा नेता फंसा हुआ है? क्या इसकी इन चीज़ों के लिए हम आंदोलन करें और आपके लिए सारी चीज़ें उजागर करें? क्योंकि हमारा आंदोलन इस वक्त
करने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है। राम मंदिर बन रहा है, लोकसभा का चुनाव है, लोगों से मिलना है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करोगे तो हमारे को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आज प्रदीप जी से बात करते हुए। जल्दी लेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम से भी मुलाकात, और जल्दी कुछ शहर की समस्याओं को लेके एक और विषय पूछना भूल गए प्रदीप आपसे। दीपक छतलानी का नाम गुम रहा बैनर पोस्टर से, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रोटोकॉल छोड़ के अलग से बनाया, ऐसे क्यों? देखिए, दीपक छतलानी के बारे में अननेसेसरी ये बातें फैलाई जाती है। वो बहुत एक हमारा मूल्यवान नेता है, बहुत संघर्षशील नेता है, बहुत अच्छा नेता है। जहाँ तक फोटो के लिए आप कह रहे हो, तो वो एक हमारे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, और व्यापारी जो कार्यक्रम था उसमें किसी जनरल सेक्रेटरी का फोटो नहीं लगा था। 4 जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद भी विशेष रूप से जो प्रदेश पे व्यापारियों के जितने भी हमारे पद पर थे उनके बैनर लगाए गए थे। ये देखिए, ये लोगों इनके पास विपक्षों के पास कुछ काम नहीं है, इसलिए हमारे घर में घुस के ये प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार कहूँगा कि दीपक छतलानी जी, जगदीश तेजवानी जी, नरेश थारवानी जी और जितने भी व्यापारी गण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो सभी लोग अपने जीवन में अपना समय निकालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बाकी न्यूज़ चैनल।